क्या कभी ये बात दिमाग में आई है कि हिंदी जैसी भाषाओं में शब्द आपस में जुड़ते कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे कुछ छिपे हुए नियम हैं जो हर रोज हमारे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बनाते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों के पीछे की मजेदार केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम और दिलचस्प भाषाई पहेली के साथ। अब सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब भाषा के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा हुआ है। आखिर ये दो अलग अलग शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना कैसे लेते हैं, और इस प्रोसेस में इनकी आवाज क्यों बदल जाती है? तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ सिर्फ अक्षर नहीं जुड़ रहे बल्कि उनकी आवाजें, उनकी ध्वनियां आपस में मिल रही हैं। हिम के आखिर में जो अ की हल्की सी आवाज है वो आलय की शुरू की आ की आवाज से मिलकर एक लंबी आ ध्वनि बना देती है, और बस इसी बदलाव से जन्म होता है हिमालय शब्द का। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या हुआ? इसका जवाब छिपा है व्याकरण के एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत में, जिसे हम कह सकते हैं आवाजों के जुड़ने का नियम। इसी प्रोसेस को कहते हैं संधि। ये शब्द संस्कृत से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है जोड़ या मिलन। ये असल में नियमों का एक पूरा सेट है जो ये बताता है कि जब दो आवाजें एक दूसरे के पास आती हैं तो वो कैसे मिलकर एक नई आवाज में बदल जाती हैं। और ये कोई एक छोटा मोटा नियम नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा सिस्टम है। संधि के तीन मेन टाइप होते हैं। स्वर संधि, जहां दो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि, जहां एक व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है। और विसर्ग संधि, जो विसर्ग नाम की एक खास ध्वनि से जुड़े बदलावों को देखती है। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, ये भाषा की अपनी केमिस्ट्री लैब है। जैसे दो अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स मिलकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही दो अलग अलग ध्वनि तत्व मिलकर एक नया ध्वनि यौगिक बनाते हैं, जिसकी अपनी ही पहचान होती है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए संधि के सबसे कॉमन टाइप यानी स्वर संधि पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। स्वर संधि में भी एक बहुत ही बेसिक और कॉमन नियम है, जिसे कहते हैं दीर्घ संधि। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। जब एक जैसे दो छोटे स्वर आपस में मिलते हैं तो वो जुड़कर अपना ही एक लंबा यानी दीर्घ रूप ले लेते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ बन जाते हैं। और ये देखिए कितना कमाल का और व्यवस्थित सिस्टम है ये। जैसे मत और अनुसार मिलकर बना मतानुसार, विद्या और आलय मिलकर बन गया विद्यालय। हर बार एक ही नियम काम कर रहा है। इससे भाषा में एक तरह की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। स्वर संधि के अंदर भी 5 मेन सब टाइप्स हैं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि और भी। हर एक का अपना नियम है जो ये तय करता है कि कौन सी आवाजें मिलकर क्या नया रूप लेंगी। यही चीज तो भाषा को इतनी गहरी और इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये नियम आए कहां से? क्या किसी ने बैठकर ये रूल्स बनाए? जवाब है नहीं। इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे चलना होगा। असल में संधि के ये नियम हमें विरासत में मिले हैं, सीधे सीधे संस्कृत से। और फिर देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरा, भाषा संस्कृत से प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश, और फिर हमारी आज की हिंदुस्तानी तक पहुंची। इस लंबे सफर में आवाजें अपने आप आसान होती चली गईं। ये नियम उन्हीं नेचुरल बदलावों का एक रिकॉर्ड हैं। और इसी सफर में जन्म होता है तद्भव शब्दों का। इसका मतलब है उससे पैदा हुआ। ये वो शब्द हैं जो थे तो संस्कृत के, पर हजारों साल के सफर में आम लोगों की जुबान पर चढ़कर घिसकर अपना रूप बदल चुके हैं। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारा शब्द बाघ। सोचिए जरा, संस्कृत में ये था व्याघ्रः, कितना मुश्किल है बोलना। फिर प्राकृत में थोड़ा आसान हुआ, वो गो, और आज हम उसे कितना सिंपल बोलते हैं, बाघ। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल आवाजें वक्त के साथ आसान हो जाती हैं। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ स्पेलिंग में ही बदल रही थी। असल में लोगों के बोलने का तरीका बदल रहा था। उच्चारण में आसानी लाना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, और भाषा हजारों सालों से इसी तरीके से खुद को ढालती आई है। तो सवाल यह है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारी भाषा से कैसे जुड़ती है? और हाँ, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, उसको भी दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग संधि और समास में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा है। संधि जो है वो आवाजों का खेल है, साउंड्स का,
जिससे आवाज में बदलाव आता है, जैसे हिमालय। जबकि समास में दो पूरे पूरे शब्द जुड़ते हैं एक नया शब्द बनाने के लिए, लेकिन उन शब्दों का अपना मतलब बना रहता है, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। देखिए, हिंदुस्तानी भाषा के इतिहास के बारे में ये स्रोत भी यही कहता है कि हमारी आज की जो शब्दावली है वो अपने पुराने रूपों से बहुत सारे और बड़े बड़े ध्वनि परिवर्तन दिखाती है। मतलब ये बदलाव हमारी भाषा की जड़ों में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि संधि सिर्फ एक रटने वाला ग्रामर का रूल नहीं है। ये तो हजारों साल की हिस्ट्री की एक जिंदा आवाज है जो आज भी हमारे शब्दों में गूंज रही है। तो अगली बार जब विद्यालय या सूर्योदय जैसा कोई शब्द सामने आए तो ये याद करना कितना मजेदार है कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भाषा के हजारों साल के सफर का एक सबूत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी भाषा में, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे और कितने पुराने छिपे हुए नियम होंगे जो पीढ़ियों से हमारे बोलने के तरीके को चुपचाप आकार दे रहे हैं और हमें शायद इसका अंदाजा भी नहीं। वाकई सोचने वाली बात है।